सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। आपने कल तक बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाया, बीजेपी की गोद में बैठकर या बीजेपी को अपनी गोद में बिठाकर पूरे बिहार के अंदर घुमाया फिराया। जब आपके मन के मुताबिक वहाँ पर आपका काम नहीं हुआ था, आप छिटक कर यहाँ आ गए। वो कैसे नहीं कि पर उनका ठिकाना तो है नहीं, दूसरों की बात करेंगे, वो बात वही हो जाती है। औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नज़र आती नहीं तुमको। मैं मुकेश सहनी से कहता हूँ, आप एक बात ऐलान करवा दीजिए राजद से कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं, तो मुसलमानों को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। दल नहीं, उसका कोई हल नहीं, उनके मसलों का हल नहीं, जिसका कोई नेता नहीं उसका कुछ होता नहीं है। जाहिर सी बात है, ब्राह्मणों का नेता है नरेंद्र मोदी सबसे बड़े। भाई हम हैं हिंदुत्ववादी का नेता, सबसे बड़े समाजवादी नेता यानी कि यादवों के नेता अखिलेश यादव, सबसे बड़े दलितों के नेता बहन कुमारी मायावती जी अभी और उभर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण भैया। इसी तरीके से लालू यादव बिहार के यादवों के नेता, मुकेश सहनी जी मल्लाहों के नेता, मांझी जी जीतन राम मांझियों के नेता, नीतीश कुमार जी कुर्मियों के नेता। भाई सबके नेता है ना। तो हमारे साथ फयाज कमर है, हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करें कैसे देखते हैं मुकेश सहनी के इस बयान को। देखिए, सबसे पहली बात तो ज़मीन किसी की कहीं की नहीं होती है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, मैं उससे शुरुआत करता हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान है, सेकुलर मुल्क है, सेकुलरिज्म है इस मुल्क के अंदर, लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे वो हैदराबाद की पार्टी हो, चाहे वो कन्याकुमारी की पार्टी हो, जम्मू कश्मीर की पार्टी हो, चाहे वो महाराष्ट्र वो गुजरात की पार्टी हो, हर किसी को इस बात की इजाज़त है कि कहीं पर भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। मुकेश सहनी साहब की जो ये बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पहले लफ्ज़ देखिएगा मेरा, ऑल इंडिया है, ये पार्टी जो है हैदराबाद की है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के हैं, वो बिहार के अंदर ज़मीन हड़पने की कोशिश ना करें, ये उनका बयान है। वो हमारे यहाँ पर यह मदद करें, वहाँ पर हम उनका मदद करेंगे। तो मैं ये यहाँ पर सवाल है मेरा मुकेश सहनी से कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं, आपकी ज़मीन कहाँ है, आपकी ज़मीन मजबूत कहाँ है। अगर आपकी ज़मीन मजबूत है, पहले आप अपनी ज़मीनी सतह पर दिखाएं कि मेरी ये ज़मीन मजबूत है। आपने कल तक बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया, बीजेपी की गोद में बैठकर या बीजेपी को अपनी गोद में बिठाकर पूरे बिहार के अंदर घुमाया फिराया। जब आपके मन के मुताबिक वहाँ पर आपका काम नहीं हुआ था, आप छिटक कर यहाँ आ गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ हैदराबाद का नेता मानते हैं आप। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ हैदराबाद का एक लोकसभा का सांसद नहीं है, बल्कि वो पूरे देश का नेशनल नेता है, पूरे देश की बात करता है। वो एक भी स्पीच दिखा दीजिए वो सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हो, अपने हैदराबाद की बात करता हो। वो हर वीडियो के अंदर, हर भाषण के अंदर वो तमाम इलाके की बात करता है, क्योंकि वो लीडर ही ऐसा है। तो बिहार के अंदर अगर इलेक्शन लड़ता है तो सवाल आपसे ये भी है कि ये जो राजद है ये झारखंड में क्यों लड़ती है, समाजवादी है बिहार क्यों लड़ती है, बीजेपी क्यों लड़ती है। बीजेपी नेशनल जो आज बनी है, कहाँ से बनी है, पहले इसकी पार्टी थी कहाँ पर, पहले महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती थी, लेकिन अब वो पार्टी पूरे देश के अंदर मजबूत है। आज़ादी के वक्त इस देश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी कांग्रेस। लेकिन उसके बाद कोई अगर पार्टी बनी, बीजेपी से पहले की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसको आप कहेंगे कि मतलब हैदराबाद में आपकी ज़मीन है, हैदराबाद तक ही महदूद रहिए। तो मुकेश सहनी जी, आपको मशवरा है कि आप सही पहले मजबूत हो जाइए एक जगह पर कि हाँ हमारा यही कदम है। अभी उनकी खबर आ रही थी, अगर बीजेपी में हमें सीट हमारे मन मुताबिक दे दे हम वहाँ चले जाएंगे। अभी उनके प्रवक्ता ने बयान दिया था, मुकेश सहनी के उनका ठिकाना तो है नहीं, दूसरों की बात करेंगे, वो बात वही हो जाती है। औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नज़र आती नहीं तुमको, अपनी बुराई तो दिखती नहीं है कि हमारे अंदर क्या क्या है। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती है तो ये किसके लिए लड़ती है? क्या असदुद्दीन ओवैसी बिहार में लड़ते हैं, या असदुद्दीन ओवैसी का बेटा लड़ता है, असदुद्दीन ओवैसी का कोई दामाद आके लड़ता है, या असदुद्दीन ओवैसी का कोई भाई लड़ता है? बल्कि बिहार का ही तो बेटा लड़ता है ना। अख्तर उल ईमान क्या इंग्लैंड में पैदा हुआ है? तौसीफ आलम क्या अमेरिका से निकल के आया है? अबे तौसीफ आलम, अख्तर उल ईमान, आदिल हसन आज़ाद, इसी तरीके जितने भी कैंडिडेट हैं इनके, जितने भी नेता हैं, तमाम के तमाम जो आफ्ताब आलम वगैरह है, तमाम के तमाम तो इसी सीमांचल और बिहार के हैं। राणा रणजीत सिंह देखिए आप, बिहार के बेटा है। अब इसको मशवरा देंगे कि आप यहाँ मत लड़िए, क्यों ना लड़े भाई, मतलब आपकी बपोती है।
मुकेश सहनी साहब से मैं एक बात अभी कह देता हूँ, ऐलान कर देता हूँ, लेकिन जब बात हक है तो हक कहनी चाहिए। मैं मुकेश सहनी से कहता हूँ, आप एक बात ऐलान करवा दीजिए राजद से कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं, तो मुसलमानों को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मुसलमान को मुख्य, क्योंकि यादव से ज़्यादा मुसलमानों की परसेंटेज है, मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। छोड़िए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लीजिए कि मुसलमान को बनाएंगे, और बड़ी बड़ी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, ये तमाम मंत्रालय मुसलमानों को दिया जाएगा। अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों से बात करेंगे, छोड़ दीजिए लड़ने के लिए, अब बात रखिए, लेकिन आप बात करेंगे नहीं। आप बात करेंगे नहीं, हमें लड़ना है, हमारी ज़मीन है, हमारा इतना परसेंट। आपका कितना परसेंट है सर? 2 से 2.5% है आपका, और आपका ये भरोसा नहीं कि आपको सारा वोट मिले। आधे से ज़्यादा बीजेपी को वोट जाता है। आप एक मुसलमान को जितवा लीजिए अपनी पार्टी से, मुकेश सहनी साहब अपनी पार्टी से मुसलमान को जितवा लीजिए, ये मैं समझ लूँगा कि हाँ भाई सबसे बड़े अलमबरदार है सेकुलरिज्म का, सबसे बड़े नेता है आप सेकुलर का। मतलब आपका तो ठिकाना है नहीं, आप मशवरा देंगे असदुद्दीन ओवैसी को, ये मशवरा आप हल कर लीजिए, आप मत लड़िए, आप अपनी पार्टी को विलय कर दीजिए राजद में। भाई कौम की भलाई चाहते हैं ना, कौम की भलाई चाहते हैं, बिहार के लोगों के, बिहार के युवाओं के भलाई चाहते हैं, अपनी पार्टी को विलय करवा दीजिए राजद में। क्यों नहीं करवाते हैं? मतलब कि आपकी 2% आप, मतलब कि हम, हमारा वोट, हमारा जनाधार, हमारी ताकत, मतलब मुसलमान सिर्फ कुर्सियाँ लगा ले, मुसलमान सिर्फ बाजा और जो साउंड का इंतज़ाम करे, मुसलमान सिर्फ दरी का इंतज़ाम करे, मुसलमान सिर्फ खाने पीने का इंतज़ाम करे। आप उसमें जाएंगे, माइक पे चीख चीख कर बोल देंगे मुसलमानों का ये करेंगे वो करेंगे, और अपनी पार्टी से जो सीटें मांग रहे हैं, आप बताइए 60 सीटें मांग रहे हैं, ऐलान कीजिए 30 सीट जो हम मुसलमानों को देंगे, करिए ऐलान आप। उनके अंदर तो हिम्मत है नहीं इस बात को कहने की, तो बात चले हैं असदुद्दीन ओवैसी को मना करनी, ये सब कोई बात नहीं है। देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक नेशनल लीडर है, नेशनल नेता है, उस पर इस किस्म के बयानों को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ बिहार में नहीं लड़ रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में भी लड़ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश जानते हैं कहाँ पर है, वहाँ पर लड़ चुके हैं वो, और वहाँ पर अभी उनके पंचायत इलेक्शन में वार्ड सदस्य में अभी 2 कैंडिडेट उनके जीते हैं। उत्तराखंड में लड़ चुके हैं वो, राजस्थान में लड़े हैं, झारखंड में लड़े हैं, मगरबी बंगाल में लड़े हैं। अरे कहाँ का भाई, अभी ताकत है, लड़ रहे हैं जहाँ तक जाए। भारतीय जनता पार्टी जब शुरू में लड़ी थी, उनके पास सिर्फ 2 सीटें थी। राजद के पास कितनी सीटें थी शुरू में? एक बार सरकार बना लिए थे लालू यादव। समाजवादी बहन कुमारी जो मायावती जी, उनकी पार्टी का क्या था? सबने अपनी अपनी मजबूती बनी, धीरे धीरे बनता है। असदुद्दीन ओवैसी का अगर 4 विधायक आपने तोड़ा है, तो और मजबूती के साथ जख्म को कुरेद कर और लड़ने वाले हैं। क्या यही बात असदुद्दीन ओवैसी समर्थकों को समझना और सोचना चाहिए बिहार में, खासकर सीमांचल में? देखें ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, वो किनका बयान है, मैं बयान कोट करता हूँ किसी का, कोई अच्छा आदमी का दल नहीं, उसका कोई हल नहीं, उनके मसलों का हल नहीं, जिसका कोई नेता नहीं उसका कुछ होता नहीं है, जाहिर सी बात है। ब्राह्मणों का नेता है नरेंद्र मोदी सबसे बड़े, भाई हम हैं हिंदुत्ववादी का नेता, सबसे बड़े समाजवादी नेता यानी कि यादवों के नेता अखिलेश यादव, सबसे बड़े दलितों के नेता बहन कुमारी मायावती जी अभी और उभर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण भैया, इसी तरीके से लालू यादव बिहार के यादवों के नेता, मुकेश सहनी जी मल्लाहों के नेता, जब मांझी जी जीतन राम मांझियों के नेता, नीतीश कुमार जी कुर्मियों के नेता, भाई ये सबके नेता है ना। आखिर सिखों के ले लीजिए, सिख के 2 मुख्यमंत्री हुआ कर, कभी हिमाचल में मुख्यमंत्री, कभी पंजाब में। यार पूरे देश के अंदर एक मुसलमान ये सब बेसहारा, और पता नहीं कौन सा इनको नशा पिला दिया गया है, कौन सा इनको टॉनिक दिया जाता है, इनको ये पता ही नहीं कि यार पूरे इनके स्टेट के अंदर हमारा एक मुख्यमंत्री नहीं है, हमारा कोई मंत्रालय में कोई जगह नहीं है। मुसलमान ही कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी क्या मुख्यमंत्री बना लेंगे बिहार में? भाई मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे यार, कैसी बेवकूफ़ाना वाली बात है। मतलब हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो मतलब इलेक्शन भी ना लड़ें, दूसरों के पीछे हम घूमें, हमारा कोई विधायक ना हो, हमारा कोई सांसद ना हो, हमारा कोई लीडर ना हो, उसके बाद हम पीछे पीछे डुडगी बजाते हुए जाएं पीछे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, मुसलमानों का मसाइल का हल करेंगे वो। मतलब आइसक्रीम का डब्बा लेकर चलेंगे, पीछे पीछे हम लेकर दौड़ते रहेंगे, भाई आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम दे दो,
ये काम करवाना चाहते हैं आप। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लालू यादव मुख्यमंत्री बने, राबड़ी यादव मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद जो है तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। किसका भला हुआ है? मुसलमानों का एक भला दिखा दीजिए कि मुसलमानों का भला हुआ। शहाबुद्दीन साहब यार उनके पार्टी में रहकर मर गए बेचारे, उनकी लाश तक बिहार तक नहीं लाने दिया, कोशिश तक नहीं कर पाए। वहाँ हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहे, वहाँ पे डेथ हो गई उनकी, वहाँ तक मुलाकात करने तक नहीं गए। लेकिन आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुसलमानों को अगर किसी ने आंख उठा के देखा तो ईंट सीट बजा देंगे। कहाँ ईंट बजा रहे हैं? दरभंगा में एक टीचर की अभी कुछ महीने पहले हत्या हो गई थी, क्यों नहीं ईंट से ईंट बजाया था आपने? बिहार के अंदर दिन ब दिन तो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ईंट से ईंट बजाइए ना सर। लेकिन बात वही हो जाती है, सिर्फ मुंह में जुमलेबाजी है, मुंह से बोल दिए बस कर दीजिए। रही बात नेता, मुसलमानों के लिए सभी जुमलाईबाजी करते हैं। बिल्कुल देखिए मुसलमान वो ऐसा है, झुनझुना है, जो भी आता बजा के चला जाता है। अच्छा, मुसलमान झुनझुना के मानिंदा है, जो भी आता बजाता है उसका मज़ा आता है, उसका अरे वाह जो बढ़िया से बजा दिया बांसुरी को, कदा यही हमारा हमदर्द है सबसे बड़ा। अभी देखिए इस पर जो बात हो रही थी, एक नेता है सलीम परवेज साहब, सलीम परवेज या असलम परवेज, मैं कंफर्म भी नहीं हूँ। सलीम परवेज जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, उस आदमी ने कुछ दिन पहले अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के ख़िलाफ़ न जाने क्या क्या बोला। इमारत शरिया जैसी तंजीम को लेकर, जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने सींचा, बनाया, उसको ढाला और जाके मिल्लत कौम मिल्लत का मतलब हम कौम दर्द में दुख दर्द में काम आता है, उस तंजीम को लेकर बताया ये हमारे दिन कोई थोड़ी है। उसके बाद वो आते हैं अररिया में, वो आते हैं बेगूसराय में, वो आते हैं समस्तीपुर की तरफ, उसके बाद कुछ ऐसे मौलवी हैं उसके जय जयकार नारे लगाते हैं, सलीम परवेज साहब जिंदाबाद, नीतीश कुमार साहब जिंदाबाद। वही तो मसला है ना, हम सिर्फ जिंदाबाद और नारेबाजी को लेकर हम पीछे हैं। वो सिर्फ 2 खजूर हमें खिला दे, हमारे अफ्तार पार्टियों में वह दावत दे दे, हमें बिरयानी की दावत दे दे, हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमें और कोई मसला नहीं है। आपके सवाल की तरफ मैं जाता हूं कि ओवैसी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हैदराबाद में तो ओवैसी मुख्यमंत्री नहीं है, हैदराबाद में पार्टी के समर्थन में भी नहीं है, लेकिन हैदराबाद में देखिए किस तरीके से काम करवाया। अख्तरुल ईमान क्या कोई मुख्यमंत्री बनने का शौक़ था? भाई उनका काम था कि हम जब बनेंगे जीतेंगे तो अपना हक लड़कर छीन कर लाने वाले बनेंगे। कितने मौलाना असरारुल हक थे, जानते हैं मौलाना असरारुल हक साहब को? किशनगंज के सांसद थे वो। 3 तलाक बिल पास होता है, वो बोलने के लिए जाते हैं, वो बेचारे कहते कहते मर गए कि हमें बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको मना कर दिया कि आप नहीं बोल सकते। एक आलिम दीन को मना करता है बोलने के लिए कि आप नहीं बोल सकते, मतलब हमारे शरीयत पे हमला हो, दीन पर हमला हो, हम नहीं बोलेंगे। यार कैसी किस किस्म की आप बात करवाना चाहते हैं? किस किस्म का सेकुलरिज्म की आप बात करवाना चाहते हैं? कांग्रेस तो सबसे बड़ा सेकुलरिज्म पार्टी बनती है ना, सबसे बड़ा सेकुलर अपने आप को कहती है इस कांग्रेस। उस पार्टी ने उनको बोलने नहीं दिया। आज वक्फ मामले में कौन बोला था सबसे पहले? सही से दिल में हाथ रख के बोलिएगा। कमेंट मैं कहता हूँ तमाम लोगों से कमेंट करिएगा, वक्फ मामले में सबसे पहले अगर किसी ने बोला है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोला है। भले आप इत्तेफाक रखते हो नहीं रखते हो, मत रखिए इत्तेफाक के लीडर से, लेकिन सबसे पहले उस बंदे ने बोला है और कौम को बताया कि वक्फ कानून आ रहा है। क्यों ना आरजेडी वाले पहले बोले थे? आरजेडी वाले सिर्फ मतलब जहां मंच सजेगा वहां पर आकर हुंकार भरेंगे कि हम अपने बिहार के अंदर वक्फ बोर्ड का कानून को लागू होने नहीं देंगे। हम जब हमारी सरकार में इस कानून को उखाड़ फिर, भाई सबसे पहले कानून जो होता है उसकी मुखालिफत की जाती है। आपने कहाँ से मुखालिफत? आपके सांसद थे, एक सांसद का वीडियो दिखा दीजिए जिन्होंने मुखालिफत की हो। बोलना अलग होता है, हमें मालूम है संसद भवन में हम हारने वाले थे, हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, पूरे तमाम विपक्ष सांसदों को ले लीजिए मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमें यकीन था हम हारने वाले। लेकिन भाई फिर बोलें क्यों नहीं? हम बोलने से भी पीछे हो जाएं? ज़ुबान तो हमारे मुंह में ज़ुबान तो है ना, हम बोलने से भी डर जाएं तो क्यों नहीं बोला आपके सांसदों ने? हमारे मसलों पे हमला, हमारे शरीयत पे हमला, हमारे दीन पर हमला, हमारी मस्जिदों पर हमला। अभी एक बयान मैं आपको सुनाऊँ इन सेकुलरिज्म का, और पर्दाफाश में करते हुए जाता हूँ। मुकेश सहनी साहब ने इस बातों को कहा है, इसलिए सारी बातों का अभी जो मामला मुकेश सहनी के ऊपर ही है। तो एक बयान आपको और सुना देता हूँ मैं। अखिलेश यादव भैया, जानते हैं अखिलेश यादव का, जो सबसे बड़ा MY समीकरण को लेकर चलते हैं, उस भैया ने पता क्या कहा था? हम मुसलमान के साथ तो ज़रूर हैं, मुसलमानों के मसलों को लेकर हम रोड पर नहीं आएंगे। जानते हैं क्यों? हम अगर उनके मसलों को लेकर आएंगे तो हमारा जो वोट है हमारा बिखर जाएगा। मतलब आपको वोट भी चाहिए लेकिन हमारे मसलों पर बोलेंगे नहीं, तो इसके ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं कुछ हो पा रहा, मैं ये कहता हूँ नहीं कुछ हो रहा है, कम से कम बोल तो रहा है, बोल तो रहा है। क्या कहेंगे?